एक एक कट्टरवादी जो था वहां का मुल्ला वो जेल से छोड़ दिया गया, आतंकी सारे छोड़ दिए गए। हाँ। ये है असलियत इस शांति के नोबेल प्राइज वाले की और नोबेल प्राइज की। बिल्कुल सही बात है। क्या नोबेल प्राइज वाले एक बात बताइए मुझे जी, अंधे हैं, देख नहीं रहे ये क्या कर रहा है, वापस क्यों नहीं लेते नोबेल प्राइज इससे? आईएसआई के साथ मिलकर के पाकिस्तानी आतंकी वहां पहुंच गए, पाकिस्तान की आर्मी वहां पहुंच गई है, ये करा रहा है नोबेल प्राइज विनर। अरे अमृता सेन आज 370 हटने के बाद में जरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बता, कश्मीर में क्या हो रहा है? आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है कश्मीर के अंदर। कि किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई वो प्लास्टिक की बोतल से वो पानी पी रही थी। हाँ। ये क्या क्लाइमेट वाली, मतलब वहां ये 2 इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें मेरे सामने बड़ा स्पष्ट हो गया था कि ये प्लांट। अगर हमारे इतिहास को भी देखा जाए तो जो राजा मंदिर बनाते थे, उस मंदिर के आसपास जो इकोनॉमी डेवलप होती थी उसकी एक पूरी प्लानिंग होती थी कि किस तरह से लोग आएंगे, यहाँ पर अनाज आएगा, मंदिर में प्रसाद बटेगा, लोग यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं, धर्मशालाएं भी वहाँ पे बनाई जाती थी। आप तब की क्या बात कर रहे हैं? जी, आज की अयोध्या को देख लीजिए। बिल्कुल सही बात है कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता तुम्हारी सत्ता की हवस की वजह से नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। प्रजातंत्र में सत्ता तब मिलेगी जब जनता की तुम्हारे में आस्था हो और जनता तुमको सत्ता देगी। मैं 2-3 साल से कह रहा था इस बात कि पाकिस्तान पे कोई एटम बम नहीं, ये सब अमेरिका के रखे हुए हैं वहां पे उनके बेसिस के बाद। जो तालिबान जब बना है, सोवियत यूनियन आया, तब से उन्होंने वहां पे रखे हैं। तो मेरी बात को लोग हंसी में उड़ा देंगे, लेकिन यही बात अगर अमेरिका का कोई पूर्व सैनिक अधिकारी कहें कि ऐसा हो सकता है तो सब उसका नाम लेकर के कहना शुरू कर दो। नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे उन लोगों की जो नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, जो समाज के लिए काम करने का दावा करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग की। इन लोगों की बात करना इसलिए जरूरी है कि क्या वाकई में ये समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी का मोहरा बनकर कुछ खास देशों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कितने मानवतावादी हैं, कितने अराजक हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। पिछले बार भी आप आए थे, काफी आपने जानकारी दी थी। और आज हम जो बात करने वाले वो इसलिए अहम है क्योंकि इन खास तौर से जितने भी ये नोबेल प्राइज विजेता हैं, जैसे कि मलाला यूसुफजई हुए या अमर्त्य सेन हुए, मोहम्मद यूनुस, जिनको हम देख रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार, और किस तरह की अशांति बांग्लादेश में फैली है। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं वो करेंगे ग्रेटा थनबर्ग की। वो इसलिए क्योंकि ये जा रही थी इजराइल में, इजराइल ने इन्हें रोक लिया। ये गाजा के लोगों के लिए खाना लेकर जा रही थी, समुद्र में इन्हें रोका गया और फिर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर काफी जागरूकता फैलाने का दावा करती हैं। उनको अक्सर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, जब ये छोटी बच्ची थी तब से ही इनके अंदर ये जो है पर्यावरण को लेकर काफी भावनाएं इनकी जागृत हो गई थी। और 2019 की बात है जब ये चर्चा में आई थी, जब इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हाउ डेयर यू। तब लोगों ने देखा कि कौन लड़की है, इनसे कोई बात करता है हमेशा थोड़ी गुस्से में ही नजर आती हैं। जब भारत पे किसान आंदोलन हो रहा था, भारत के अंदर किसान के तौर पे कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, तब यही ग्रेटा थनबर्ग थी। ये एक टूल किट का हिस्सा बनी हुई थी, जिनको शायद ही भारत के बारे में कुछ पता हो, लेकिन ये भारत के लिए भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी और बता रही थी कि यहाँ पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है। यही ग्रेटा थनबर्ग जब हमास में पहुंचते, हमास की मदद करने के लिए, वहां के बच्चों की मदद करने के लिए जा रही थी, तो इजराइल ने इन्हें समुद्र में रोका और इन्हीं से पूछ लिया, हाउ डेयर यू। क्या कहते हैं आप, ग्रेटा थनबर्ग कितनी ग्रेट है? हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितनी ग्रेट है ये ग्रेटा। आपने जिक्र किया इसकी उस स्पीच का, हाउ डेयर यू जी, 2019 की बात है शायद जी। तो जब इसकी स्पीच मैंने सुनी थी तो एक शिक्षक के नाते जो अनुभव है विद्यार्थियों का और जो इसकी उम्र थी, तो ये लगा कि जैसे वो स्कूल में बच्चे को होमवर्क दे दिया जाता है ना कि इस पे ऐसे लिखो, और घर आके कहता है पापा पापा मुझे ऐसे लिखवा दो, तो ऐसे लिखवा दिया जाता है। ये जो इसकी स्पीच थी, हाउ डेयर यू भाषण इसका, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं
कि ये भाषण ना इसकी भाषा थी ना इसका लिखा हुआ था, और इसके भाषण को देने के लिए इसकी कितनी बार रिहर्सल कराई गई होगी। जो आपने बताया ना कि एक उस समय रहती है कि जैसे कई बार होता है ना, आदमी डिबेट में जाता है तो पहले शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करता है। तो ये कुछ पीछे और देखिए, ऐसी उसके बाद ही एक इसकी फोटो भी आई थी कि किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई वो प्लास्टिक की बोतल से वो पानी पी रही थी। हाँ। तो ये क्या क्लाइमेट वाली, मतलब वहां ये 2 इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें मेरे सामने बड़ा स्पष्ट हो गया था कि ये एक प्लांट है। आप ये कह रहे हैं एक्टिंग में तो माहिर इतनी थी कि इस हाउ डेयर यू के बाद टाइम मैगजीन उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर दे दिया था उसे 2019 में। तो मैं आपको श्रृंखला बताऊंगा जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे साहित्य में भी जिक्र आता है विष कन्या का, कि विष कन्या जो है वो बचपन से ही तैयार की जाती थी, उसको जाके क्या जासूसी करनी है या दूसरे राज्य में जाके कैसे क्या प्रभाव डालना है या क्या करना है। तो मेरे हिसाब से जो कुछ ऐसी शक्तियां हैं दुनिया के अंदर जो माहिर हैं अराजकता फैलाने के अंदर, क्योंकि उनको अपना धंधा उससे चलाना है, तो उन्होंने ये आधुनिक समय की विश्व के अंदर ये एक विष कन्या पैदा की। और यही नहीं, मैं मलाला पे भी आऊंगा और साबित करूंगा मैं अपनी बात को जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के ही वक्तव्य दे। आप कम उम्र की बात करें तो ये लोगों को बता दें 15 साल की थी तब ये स्वीडन के संसद के सामने धरने पे बैठ गई थी और इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। जी। तो ये सब जो इसकी हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टेड है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो रिमोट कहीं पे मौजूद है और रिमोट आपको आ जाए आप बोलेंगे। अब आइए आप इसके जो इजराइल वाली बात आप कि गाजा पट्टी ये जा रही थी उनको खाना देने, बड़ी अच्छी बात है, खाना देने जाना चाहिए अगर जो पीड़ित है, मैं उसको विरोध नहीं करता। लेकिन जब आप एक तरफा ये लेकर के चलेगी, ये ग्रीटा उस दिन कहाँ थी जिस दिन 7 अक्टूबर हुआ था, जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था। हमला ही नहीं किया था, नरसंहार किया था, सही बात, रेप किए थे, उठा के ले गए थे, बच्चों को आज तक बंधक रखे हुए हैं। ग्रेटा, तेरे मुंह से ये आवाज निकली कि इन बंधकों को छोड़ दिया जाए, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान सिर्फ ये गाजा पट्टी वाले हैं? तब तेरी आवाज कहाँ थी? और भाई तू वो एनवायरमेंट क्लाइमेट की इतनी वो बनती है, तब तेरी आवाज कहाँ थी जब ये सुरंगें मिल रही थी वहां पे और जो पैसा जाता था इनकी शिक्षा के लिए, इनके खाने के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए, उस पैसे को वो हमास वाले जो हैं सुरंगें बनाने में और हथियार खरीदने में करते। और तब तेरी आवाज कहाँ है जब 3 साल के बच्चे को जो है वो काफिर के खिलाफ कत्ल करने की पढ़ाई करी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हमास वाले हो, चाहे हजीबुल्लाह वाले हो, चाहे हूती वाले हो। तब तेरी मानवता कहाँ चली जाती है भाई? बांग्लादेश में बोली ये एक शब्द, बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए हिंदुओं के ऊपर और जो हो रहे हैं उस पे एक शब्द बोली है कहीं पे? याजदियों के साथ जो हुआ था, उनकी स्त्रियों के साथ, उनके साथ, उस पे कभी बोली है उठ करके? नहीं। लेकिन यहां बोल रही आकर, क्योंकि एक वो भी जिसे वो मार्केटिंग कहते हैं ना, तो अपने को मार्केट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है ये कांड करिए कि मैं किश्ती में जा रही हूँ, ये जा रही हूँ, वो जा रही हूँ। और मैं तो थोड़ा हैरान था कि इजराइल वालों ने इसको वापस पेरिस के रास्ते स्वीडन क्यों भेज दिया? इस तो पाकिस्तान भेजते, जरा रहे तो जाके ये उन समाजों के अंदर। नहीं तो ये सिलेक्शन करते कैसे हैं? ये जो सिलेक्टिव सपोर्ट और सिलेक्टिव मानवता इनकी जो दिखाई देती है, ये यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये खुद नहीं सेलेक्ट करते। जो आपने बात की है, जो किसानों पे इसने टूल किट बनाया था, उस टूल किट का प्रावधान देखिए जरा। बिल्कुल ठीक है कि सोशल मीडिया में ये करो,
सरकार के बाद धरने पे ऐसे बैठो, डिजिटल स्ट्राइक करो, ट्विटर पर आप है ना तूफान ले आओ। भारत विरोधी जो टूल किट बनी थी उसमें कहाँ कहाँ कितने बजे इकट्ठा होना है, कहाँ कहाँ आपको प्रदर्शन करना है, ये सब कुछ उस टूल किट में आया था। और उसी के बाद से ग्रेटा थनबर्ग की ये सच्चाई निकलकर सामने आई थी कि ये जो इनके आंदोलन चलते हैं, ये जो प्रोटेस्ट करती हैं, ये जो मानवता की बात करती हैं, ये एक टूल किट का ही हिस्सा रही है और ये उसी के इशारों पर नाचती हैं। इसने क्या कोई वो पेस्टिसाइड के खिलाफ आंदोलन चलाया जब ये क्लाइमेट वाली है? तो जो खाद आती है ये बन के फैक्ट्रियों के अंदर, जो फसलों का नाश भी करती है और जहर का काम भी करती है, उस पे इसने उठाई कभी आवाज ये पेस्टिसाइड वालों ने? ना, क्योंकि वहां तो वो जो विदेशी कंपनियां हैं उनका अवसर हो जाएगा। और आप एक और चीज देखिए दावे के साथ जो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया ना कि इसने स्कूल जाना छोड़ दिया था जी, वहां बैठ गई थी संसद के बाहर, तब इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज कितनी मालामाल है ये, जरा वो अंदाज लगा लीजिए। वो भी कोई सवाल उठा ले उस चीज लेकर के। तो ये एक तरफा जो ये तमाशा करते हैं, ये बड़ी आम बात है नोबेल प्राइज वालों। ये तो ठीक है, नोबेल प्राइज की आपने बात की, एक ने स्कूल जाना छोड़ दिया और दूसरी ने स्कूल जाने के नाम पर ये नोबेल प्राइज ले लिया। हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफजई की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से ये आती हैं और इनको जो है सर पर गोली मार दी थी तालिबान ने, जैसा कि कहा बताया जाता है कि ये स्कूल जाती थी और उसके बाद ये बच गई। तब से ये लड़कियों की शिक्षा के लिए बात करती हैं, लेकिन इनको भी नोबेल मिला है। इनकी शिक्षा की बातें इसलिए समझ में नहीं आती हैं। पाकिस्तान में अगर ये शिक्षा की बात करती हैं या महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, ये कश्मीर पे तो बोलती हैं पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं बोलती, वहां के अहमदियों के लिए नहीं बोलती। पाकिस्तान जो उनका खुद का देश है, वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उनकी लड़कियों को जिस तरह से उठाकर ले जाया जाता है, उनको रेप किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उस पर कभी मलाला यूसुफजई का बयान नहीं आता। वो छोड़िए, ये कभी हलाला के खिलाफ बोली? हाँ, अपने ही मजहब के अंदर चल रही बुराइयों के खिलाफ कभी नहीं बोलती। 4 शादियों के खिलाफ बोली है ये। नहीं, शादियों की तो आप बात कर रहे हैं, इनकी एक अपनी किताब थी आई एम मलाला, जिसपे विवाद हुआ था। इन्होंने कहा था शादी तो होनी ही नहीं चाहिए, काफी विरोध हुआ था, उसके बाद खुद शादी कर ली। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो 4 शादियां होती हैं उसके विरोध में। उसके अलावा आप ये देखिए कि खुद ये आतंकी हमले की शिकार होकर के और ये नोबेल प्राइज ले गई है, और आज उन्हीं आतंकियों को ही सबसे खड़ा होकर सपोर्ट कर रही है। हाँ, ये बात भी सही है। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान के सारे आतंकियों को ये सपोर्ट कर रही है खड़ी होकर के। इसके मुंह से कभी ये आवाज नहीं निकलेगी कि पाकिस्तान में बच्चियों के साथ क्या होता है। आपने इसके मुंह से कोई आवाज सुनी हो जो इंग्लैंड में हो रहा है? भारत के ऊपर तो बोल देगी, जो गाजा पे तो बोल देगी, यही पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग नहीं जी, पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग जी, जो वहां पे कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। वो भी छोटी बच्चियों के साथ, 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चियों के साथ उन्होंने ये किया है। मलाला जी कहाँ हो तुम? किस बात का मलाल है तुम्हें, हैं जो इसके ऊपर तुम्हें एक शब्द नहीं बोल सकती? हैं, साफ शब्द है कि इनका भी रिमोट बटन वहीं पे है अब जहां पे ग्रेटा का रिमोट बटन है। सही बात है, क्योंकि जिसने खुद बंदूक की गोली खाई हो, और वही बात मैं तब कहूंगा, इसके पास भी देख लो, जब इसने बंदूक की गोली खाई थी और वहां स्कूल में पढ़ती थी, तब इसके पास कितनी जायदाद थी और आज इनकी माली हालत क्या है। सोचिए इस बात को। प्रश्न यही नहीं है, चलिए आप इंटरनेशनल आइकन बना दिए गए, आपको नोबेल मिला, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? मैं तो इसीलिए सवाल पूछता हूं ना कि कितना नोबल है ये नोबेल प्राइज, कितना नोबल है नोबेल अवार्ड। नाम तो नोबल है ना इसका, कितना नोबल है ये? मतलब जितने कई लोगों को ऐसों को दिया जाता है, इसको देख लीजिए आप, मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, शांति पुरस्कार होता है, इतने पुरस्कार होते हैं। इन्होंने जो किया है बांग्लादेश में, जब से ये सत्ता में आए हैं, ये नोबेल पुरस्कार, कितनी शांति है बांग्लादेश में। विशेष तौर से वहां के हिंदुओं को देखा जाए, सड़कों पे जिस तरह से अराजकता फैली थी और अल्पसंख्यकों पर
कितना अत्याचार हुआ है। मोहम्मद यूनुस को हिंदू विरोधी बोला जाता है। जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, कहीं से कहीं तक लगता है आपको नोबेल पुरस्कार के तो विजेता। आगे आएंगे हम जी। जिस व्यक्ति को शांति पुरस्कार मिला हो, नोबेल प्राइज, समझे जी, वो व्यक्ति किसका साथ अगुआ होकर के सत्ता परिवर्तन कराता है हसीना की? वहां के कट्टरवादियों के साथ। हाँ। एक एक कट्टरवादी जो था वहां का मुल्ला, वो जेल से छोड़ दिया गया, आतंकी सारे छोड़ दिए गए। हाँ। ये है असलियत इस शांति के नोबेल प्राइज वाले की और नोबेल प्राइज की। बिल्कुल सही बात है। क्या नोबेल प्राइज वाले एक बात बताइए मुझे, जी, अंधे हैं, देख नहीं रहे ये क्या कर रहा है, वापस क्यों नहीं लेते नोबेल प्राइज इससे? क्यों लेंगे? शायद इसीलिए उनको वही बैठाया गया वहां पर। बात वही आ जाती है रिमोट की और बटन की। सब जानते हैं अमेरिका ने इसको वहां बिठवाया था हसीना को हटाने के लिए। हाँ, बाइडन सरकार में खुद बैठे थे हसीना ये। ने कहा कि बाइडन, और अब देखिए भाई, हाँ। बाइडन, सोरोस, इन सब की तो मिली भगत सारा जग जाहिर है पूरी की जी। इनकी लेकर के। तो वहां इसको बिठवाया गया। और जो ये करवा रहा है, क्या नहीं हुआ है बांग्लादेश के अंदर, बलात्कार से लेके लूट तक, कत्ल तक, मंदिर जलाए जाने तक, घर जलाए जाने तक, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हुई? और कितनी शांति प्रिय है ये सब चीजें हैं। मतलब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तो गाजी हैं। इनके लिए ये चीजें जो हैं, क्योंकि ये अपने धर्म के नाम पे करते हैं, पीसफुल रिलीजन के नाम पे, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी नॉर्मल बात है कि भाई हमने गाजी पैदा कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया उठा करके, और चला रहे हैं उसके ऊपर, और उस पर सारे दुनिया मजा ले रहा है बैठ कर। बिल्कुल सही बात कुछ इक्का दुक्की आवाजें लोगों ने उठाई है, लेकिन मैं पूछता हूँ नोबेल प्राइज सेंटर कहाँ है भाई? नोबेल प्राइज वाले, नोबेल प्राइज देने वाले कहाँ है? वो बोर्ड जो होता है तुम्हारा नोबेल प्राइज देने वालों का है? नोबेल प्राइज के नाम के ऊपर तुमने आतंकी पैदा कर दिया, कट्टर मुल्ला पैदा कर दिया तुमने नोबेल प्राइज शांति के नाम पे। और सुनिए, इस शांति वाले को समर्थन कौन दे रहे हैं? एक और नोबेल प्राइज विजेता, वो भारतीय मूल के, लेकिन भारतीय मूल से ज्यादा वो अपने आप को बंगाली मूल का मानते हैं जी। और ये उन्होंने कहा, इनकी तारीफ में कसीदे पढ़े उन्होंने मोहम्मद यूनुस के। बहुत भला व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत शांति प्रिय है, ये वहां की अर्थव्यवस्था ठीक कर देगा बांग्लादेश की, बांग्लादेश को सही रास्ते पे ला देगा, और मैं इसीलिए चिंतित हूँ कि मेरा मूल भी बंगाली है। ये अमृता सेन कह रहा है। हाँ, वही बांग्लादेशी कह रहे हैं ये चुनाव नहीं करवा रहे, इनको हटाओ। नहीं, चुनाव छोड़िए, चुनाव हटाओ। हाँ। कितना शांति प्रिय है वो आप सामने देख रहे हैं जी। ठीक है, कितना भला इंसान है वो आप देख रहे हैं। हाँ। दुनिया भर की कूटनीति कर रहा है, भला इंसान है। ये चीन से जाके कह रहा है कि चिकन नेक काट दो भारत का, तो भारत के सुदरपुर के इधर पूर्वी राज्य जो है सारे कट जाएंगे उससे, और मिलके बांट कर लेंगे। बड़ा बेचारा सीधा साधा आदमी है, बड़ा शांति प्रिय आदमी है पूरा लेकर के। और उसके बाद यही नहीं, ISI के साथ मिलकर के पाकिस्तानी आतंकी वहां पहुंच गए, पाकिस्तान की आर्मी वहां पहुंच गई है। ये करा रहा है नोबेल प्राइज विनर वहां पे। और मुझे मालूम नहीं ये पैदा कब हुआ था भाई, ये इसकी पैदाइश कब की है मोहम्मद यूनुस। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी वही बदली नस्ल वालों, इसकी भी नस्ल बदल गई है। जो याह्या खान ने कहा था ना कि हम बंगालियों की नस्ल बदल देंगे, 71 के युद्ध में जो याह्या खान बोल के कहते कि हम DNA बदल देंगे, नस्ल बदल देंगे, वो इसकी भी नस्ल बदल दी गई है, और ये करवा रहा है। और क्या देखिए इसका वो है, मुस्कान देखिए इसके चेहरे पे। बात कत्लेआम की होती है, इसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती। और अमृता सेन, भाई तुम तो अर्थशास्त्री हो, वो भी ओवररेटेड बता दो। मुझे इसलिए अच्छे से याद है 98 में जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत में बड़ा जश्न का माहौल था कि भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल मिल गया। नोबेल मिलना एक ऐसा बड़ी बात हो जाती थी। देखिए, भारतीयों की तो स्थिति हमारी ये है कि वो जो गुलामी की मानसिकता दिमाग में है, और जिसे आप औपनिवेशिक मानसिकता कहेंगे, और ब्राउन साहब की पूजा करना, वो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन चीज है। समझे आप? तो विदेश के अंदर अगर किसी को कुछ हो जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, भारतीयों के लिए। साहब ये हो गया, वो हो गया। अपने देश में आप कुछ भी करता रहे, कुछ भी वो करते रहे। मतलब कितने भारतीय हैं जिन्हें ये भी मालूम होगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो मैकावली से
1000 साल से भी ज्यादा पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। सही। लेकिन आप कहेंगे कौटिल्य इज द मैकावली ऑफ इंडिया, या शेक्सपियर कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कितने साल पहले। तो भारत के अंदर ये जो मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता, उसकी वजह से आज भी आप देखिए ना, कुछ भी हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को ही लेके अगर विदेशी कुछ कह देता है कि विदेशियों ने कह दिया कि 6 प्लेन गिरे, तो वो सही है, हमारी सेना झूठ बोल रही है, हमारा देश झूठ बोल रहा है। पर ये एक चीज समझ में नहीं आती है, भारतीय औपनिवेशिकतावादी तो ठीक है, ये हिंदू विरोधी क्यों हो जाते हैं? अमर्त्य सेन के कितने ऐसे बयान हैं जो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। वो उन्होंने जैसे कहा था कि बंगाल में श्री राम को कोई नहीं पूछता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, हाँ, और भी बहुत सारे बयान हैं इनके, बताइए। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया था तब उन्होंने कहा था कि मुझे कोई इसमें प्राउड फील नहीं हो रहा, जबकि ये एक ऐसा कदम था जिसका भारतवासी जो सच्चा देशभक्त है वो बरसों से इंतजार कर रहा था और उनको लग रहा था अपने जीवन काल में देख पाएंगे कि नहीं। इसके 2-3 कारण हैं जी। एक तो आप ये समझिए कि ये अमृता सेन जो है, ये उस समय का भारत से बाहर गया हुआ एनआरआई है। जब वो एनआरआई, वो भारतीय जो भारत से बाहर जाते थे, वो सबसे पहले भारत से बाहर जाके भारत को गाली निकालते थे। भारत में क्या रखा है, गरीबी है, भुखमरी है, नौकरी नहीं मिलती, ये वो चिल्लाने वाले लोग। ये कुंठित भारतीय होते हैं। सुनिए ना, दूसरी बात, इनको बड़ी जल्दी ये भी समझ में आ गया था कि भारत को जितनी गाली निकालोगे उतना तुम्हारा पाश्चात्य देशों में जो इनका जो कैरियर है वो ऊपर जाएगा। मतलब अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो वो भी मार्क्सवादी इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर अमिया बागची। लेकिन मैं समझता हूं प्रोफेसर अमिया बागची इनसे कहीं ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री हैं और ईमानदार हैं, इनकी तरीके से नहीं है। अब तो पता नहीं बेचारे हैं या नहीं, लेकिन ये साहब, अब भाई तू अर्थशास्त्री है, तुझे 370 की सारी राजनीति मालूम है? तू आर्टिकल 370 पे बोलेगा क्योंकि नोबेल प्राइज मिल गया है, तो अब तो जहां कहेगा वहीं फूंक मार देगा तू हर चीज के ऊपर है। तू बांग्लादेश के अंदर भी बोलेगा यूनेस पे, तू नोबेल 370 पे भी बोलेगा, तू बंगाल को लेके भी बोलेगा, किसान आंदोलन पे भी बोला था, राम मंदिर पे बोले हैं कि नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर पे क्या इसमें यानी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इस बात से किसी अर्थशास्त्री का? देखिए ना, राम अर्थशास्त्र के हिसाब से तो बढ़िया ही हुआ है राम मंदिर में, जितना लोगों को रोजगार मिला है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं जी, और मैं समझता हूं कि हमारे देश में इसको लेकर के कुछ रिसर्च और होनी चाहिए। मेरा आज भी ये मानना है कि धर्म हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरी प्रदान करने वाला एक फूल उगाने वाले से लेके, ठीक है, एक कारीगर तक जो मूर्ति बनाता है, एक कुम्हार, हाँ, प्रसाद बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, होटल, ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, मतलब पूरी चेन जो है, जितने ज्यादा जॉब्स जो है धर्म क्रिएट करता है देश के अंदर। आप देखिए ना, जब मैं जाता हूं मंदिर के बाहर तो बुजुर्ग महिलाएं जो है फूल बेच रही। आप तो इतिहासकार भी हैं, बताइए, अगर हमारे इतिहास को भी देखा जाए तो जो राजा मंदिर बनाते थे, उस मंदिर के आसपास जो इकोनॉमी डेवलप होती थी उसकी एक पूरी प्लानिंग होती थी कि किस तरह से लोग आएंगे, यहाँ पर अनाज आएगा, मंदिर में प्रसाद बटेगा, लोग यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं, धर्मशालाएं भी वहां पे बनाई जाती थी। आप तब की क्या बात कर रहे हैं जी? आज की अयोध्या को देख लीजिए। बिल्कुल सही बात है, समझा? तो ये जो इकोनॉमी है, रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म तो हम लोगों ने मान लिया सिद्धांत के तौर पे, लेकिन जो पिलग्रिम इकोनॉमी है, जो धार्मिक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसमें हिंदुइज्म जुड़ जाता है सबसे बड़ा। बिल्कुल, पर्यटन से बड़ा तीर्थाटन है। अब देखिए ना, ये सऊदी अरेबिया कहाँ से कमाता है इतना ऑयल के अलावा? हज से कमाता है। वेटिकन की इनकम कहाँ से है? वहाँ की, हाँ, सब वहीं आते हैं जी। तो सवाल हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे यहाँ पूरे देश में फैला पड़ा है कि अगर रामेश्वरम है तो वैष्णो देवी भी है, कामाख्या है, सोमनाथ भी है, सोमनाथ भी, द्वारका भी है
द्वारका भी है, बालाजी भी है मध्य प्रदेश, मतलब पूरे प्रदेश, जगन्नाथपुरी भी है। और तो लोग जाते हैं तीर्थाटन करने पूरा। जी। इसलिए जो ये अर्थव्यवस्था है, हम्म, लेकिन इस अर्थव्यवस्था की स्टडी अमर्त्य सेन नहीं करेगा, नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं हाँ? करेगा, क्योंकि उसको इसमें फायदा थोड़ा हो रहा है इसके अंदर आकर के। इसमें थोड़ा ये कर देने से हिंदू रिलीजियस प्लेसेस की अगर स्टडी करेगा, हमारी एक स्टूडेंट ने किया था मेरे साथ पीएचडी इसको लेकर के, कर्नाटक के अंदर पोखरना, ये शक्तिपीठ जो है कर्नाटक में सी बीच के ऊपर, अभी नाम ध्यान आ जाएगा मुझे, पोखरना मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसकी पूरी उसने स्टडी की इकोनॉमिक्स की वहाँ की पूरी, के पर्यटन की वजह से और शक्तिपीठ होने की वजह से वहाँ पे कितनी वो उसकी अर्थव्यवस्था है, कैसे लोगों को रोजगार मिलता है, क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन अमृता सेन जैसे अर्थशास्त्री इस चीज को नहीं करेंगे, वो तो 370 पे बयान देंगे। अरे अमृता सेन, आज 370 हटने के बाद में जरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बता, कश्मीर में क्या हो रहा है? आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है कश्मीर के अंदर, तुम्हारे अमेरिकी और इंग्लैंड वाले नहीं बना पाए हैं। अभी वंदे भारत चल गई जनाब, उस बात को हाँ? वो इन्हें दिखाई नहीं देगा। नहीं, एक और देखिए इनकी वजह की बात जी। 370 पे तो ये बोलेंगे, अमृता सेन तुम तो भारतीय नागरिक नहीं हो ना, तो जरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी घूम के आओ ना, जरा देखो तो सही उस कश्मीर का क्या हाल है, और फिर देखो इधर क्या हाल है, जरा फिर 370 पे बयान दो तो मैं सवाल, तुम्हारी बात मेरे समझ में आएगी। लेकिन क्योंकि तुम्हें भारत का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, इसलिए तुमको ये बोलना। एक जगह तो कई खुलेआम इन्होंने सरकार के लिए कहा कि आज मैं शर्मिंदा हूं कि भारत में ये सरकार है या क्या। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था, बयान था कोई भाषण देते हुए, देश का माहौल डरावना है और भारत हिंदुओं का नहीं हो सकता, और उनको इसकी शर्मिंदगी भी हुई थी कि जिस तरह की सरकार है 2024 में लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने कहा था कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। जी, ये अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेट मानते हैं ना, प्रजातांत्रिक मानते हैं ना, तो भारत में जो सरकार आई है वो कैसे आई है? डेमोक्रेसी से आई है, चुनाव से आई है ना। लेकिन चुनाव में भी जो जनता आदेश देती है जी, वो इनकी समझ में नहीं आता। मैंने कही थी एक जगह एक बात, और इनको और इन जैसे कई लोगों को, और हमारे आज भी कुछ ऑपोजिशन के जो लीडर है उनको भी कही मैंने ये बात, और आज फिर कहता हूं दावे के साथ कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता तुम्हारी सत्ता की हवस की वजह से नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। प्रजातंत्र में सत्ता तब मिलेगी जब जनता की तुम्हारे में आस्था हो और जनता तुमको सत्ता देगी। इसमें एक लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि हमने सभी की बात की, नोबेल प्राइज विजेताओं की बात की, या ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को जिनको कि एक्टिविस्ट बता के। एक मैं चीज और अभी कहना चाहता था इसकी, वो भी जरा ध्यान रख ले इसकी, जी, अमृता सेन की, जी, क्यों बहुत जरूरी है जाननी चाहिए। एक विश्वविद्यालय रिवाइव किया गया पुराना हमारा, बहुत प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका इन्हें चांसलर बना दिया गया, जबकि कायदे कानून से ये विदेशी हैं, चांसलर नहीं बनाया जा सकता। एनआरआई को चांसलर नहीं बनाया जा सकता मेरे ख्याल, उस समय तो ये ओसीआई वाली चीज नहीं आई थी। इन्हें चांसलर बना दिया गया, और चांसलर बनने के बाद में एक रीडर लेवल की टीचर को एक कॉलेज से, मैं अपमान नहीं कर रहा किसी रीडर लेवल का, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो हेरिटेज और संस्कृति और कल्चर को लेकर के और बौद्ध और उसको लेकर के बनना था, वहां अंग्रेजी की एक लेक्चरर को ले जाकर के वाइस चांसलर बना दिया, और वो महोदया दिल्ली में बैठी रहती है। उसमें तो तमाम इशू उठे थे, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कितने करोड़ों रुपया उस पर बर्बाद हुआ, और ये साहब उसकी मीटिंगों के लिए विदेश से आते थे, हवाई जहाजों से इनके खर्चे दिए जाते थे, सारा कुछ वो होता था इन लोगों का, तो खूब पैसा इन लोगों ने उजाड़ा, और कई सालों के अंदर में भी 10 विद्यार्थी भी नहीं ले पाए थे। अब जाके वहां पे कुछ काम शुरू हुआ है। तो एक बात सुनिए बड़े मजे की जी, एक तरफ तो ये प्राचीन भारतीय संस्कृति को गाली निकालते हैं, और दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय का ये चेयरमैन बन जाते हैं। ये है लोगों की असलियत, कि जब इनको कुछ दे दिया जाए तो ये अपना। तो ऐसे में यही प्रश्न उठता है ना कि जो ये इस तरह के नोबेल पुरस्कार मिलते हैं,
विशेष तौर से मैं नोबेल की बात करूंगी, क्या इनकी चयन प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता होती भी है या नहीं होती है, वैचारिक किसी लॉबी से प्रभावित है? इन्हीं के समय पे सवाल उठे थे जी, अमृता सेन के। जी। इनकी यहाँ तीसरी या चौथी शादी वादी हुई थी कोई, कहाँ पे हुई थी? उस परिवार में हुई थी। अच्छा। जो नोबेल प्राइज देने वाला अच्छा, ट्रस्ट या जो भी है ना, उसी के परिवार में हुई थी। ये तो परिवारवाद भी तो बड़ा सवाल उठे थे उस समय पे। अच्छा। और कुछ तो ये कहते थे कि भाई मैं जानता नहीं कितनी सच्चाई है, इसलिए इसमें मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ तो कहते हैं शादी की इन्होंने इसीलिए वजह से थी। अब साहब ऐसा क्या है नोबेल प्राइज में, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, कोई वैचारिक लॉबी है जो प्रभावित करती है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल है, क्यों नहीं होता। लगता है आपको कि वेस्ट और लेफ्ट दोनों ही जो हैं वेस्ट इंटरेस्ट वाली? ऐसा है, देखिए ये एक होता है जैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो गया था ना, कि अमेरिका और रूस की उन्हें हाथ मिला लिया था। तो जहां जरूरत पड़े, अभी भी देख लो ना आप, भाई एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बात करता है और दूसरे बात सीरिया में जाके सीरिया पहुंच जाता है ट्रम्प बात मिलाने उससे, आतंकी से, सबसे बड़े से। तो ये तो यू स्क्रैच माई बैक वाली बात है। तो इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। भाई चीन आज कहाँ का लेफ्टिस्ट है मुझे बताइए? अमेरिका कहता है लेफ्टिस्ट है, कहाँ का लेफ्टिस्ट है? चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति राष्ट्र है आज। तो इसलिए डेमोक्रेसी की भी बात करें, ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत सिर्फ ये है हर किसी के कि मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है। और आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक बड़ी अजीब दिशा ले चुकी है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, आप हंसेंगे इस बात। अगर अमेरिका चीन का विरोध करता है तो मैं अमेरिका का समर्थन करता हूं, लेकिन अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है तो मैं अमेरिका का विरोध करता हूं। इजराइल अगर हमास को ठोकता है तो मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। और ईरान को? ईरान के ठोकने में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ईरान में मैं जो उनकी पर्शिया की जो संस्कृति है मैं उसका बहुत आदर करता हूं, लेकिन वहां एक कठपुतला बैठ गया आकर के जिसका मैं विरोध करता हूं। तो ऐसी अजीब स्थितियां पैदा हो जाती हैं आज की जियोपॉलिटिक्स में। और जब मेरे जैसा व्यक्ति इस तरीके की सोच में घिरा रहता है तो आप ये समझिए कि जिनको नीतिगत निर्णय लेने हैं बैठ के देश के लिए, उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर, जिसे आप स्ट्रेस कहते हैं, वो रहता होगा कि हमें देश के लिए कौन सा निर्णय हमारे लिए किस समय सबसे अच्छा निर्णय। और मैं एक बात आज फिर कहूंगा अपने देशवासियों से कि भाई साहब ये छोड़िए नोबेल प्राइज को। ये जितनों को नोबेल प्राइज मिलता है इससे ज्यादा कहीं ज्ञानी हमारे यहाँ देश में पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके ज्ञान की कमी कर रहा हूं, मैं उनके ज्ञान की भी आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, लेकिन उपनिवेशिकवादी मानसिकता में आकर के कि जिसके ऊपर बाहर विदेशी अपना ठप्पा लगा दे तो बात सही है। मैं 2-3 साल से कह रहा था इस बात को कि पाकिस्तान पे कोई एटम बम नहीं, ये सब अमेरिका के रखे हुए हैं वहां पे उनके बेसिस के बाद। जो तालिबान जब बना है, सोवियत यूनियन आया, तब से उन्होंने वहां पे रखे हैं। तो मेरी बात को लोग हंसी में उड़ा देंगे, लेकिन यही बात अगर अमेरिका का कोई पूर्व सैनिक अधिकारी कहें कि ऐसा हो सकता है तो सब उसका नाम लेकर के कहना शुरू कर देंगे। खैर छोड़िए, हमें नाम वाम तो नहीं चाहिए, अपनी बात में नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जी, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है, जिस तरह के पुरस्कार भारतीयों को भी अगर मिलते हैं जो सच्चे समाज सुधारक होते हैं, जो डिजर्विंग लोग होते हैं, क्या उनको नोबेल से वंचित रखा जाता है? क्या जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें नहीं मिलता है? क्या ऐसा माना जाए जो पश्चिम की तरह सोचते हैं? 2 जनों को तो मैं जानता हूँ भारतीयों को जिन्होंने बड़ी उम्मीद थी कि इन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। कौन? लेकिन दोनों को क्यों नहीं मिला मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा, कौन? एक तो महात्मा गांधी जी, हाँ साहब, इन्हें बड़ा शांति का, हिंसा का मिलेगा, क्यों नहीं दिया अंग्रेजों ने और इन लोगों ने? क्यों? गांधी की असलियत जानते थे। अच्छा, असलियत क्या? इसी तरीके से नेहरू ने बड़े हाथ पैर मारे, दुनिया भर में वो क्या बनाया था वो अपना थर्ड वर्ल्ड वाला वो कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइंड गुटनिरपेक्ष नीति के दुनिया भर की हिंदी चीनी भाई भाई भी उड़ाते थे। वही कह रहा हूँ, हिंदी चीनी भाई भाई और पता नहीं क्या क्या नहीं किया नेहरू ने। नेहरू को भी नहीं मिला।
क्योंकि नेहरू की भी असलियत मालूम थी हम्म, क्या है। और ये मानसिकता का भी परिवर्तन है नोबेल प्राइज देने वालों के भी, क्योंकि कमेटी बदलती रहती है, एक्सपर्ट बदलते रहते हैं उसमें, तो ये कहानी चलती रहती है। मेरी तो एक और बात कहने की जी कि आज, और मैं अपील कर रहा हूं आपकी इस चैनल के माध्यम से जी भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि क्यों नहीं भारत 20-25 ऐसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जो है क्यों नहीं शुरू। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो वैश्विक साख बननी चाहिए, तो नोबेल जैसी जो विदेशी मान्यताओं उन पर निर्भरता हमारी कम हो जाए। आपको लगता है भारत ऐसे कोई साख बना पाएगा कि वैश्विक स्तर पे अपना कोई मैं वही बात पुरस्कार? करने जा रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रखिए अवार्ड, स्पेस के क्षेत्र में रखिए, हमारे उन पे लिखिए जो वर्ल्ड वाइड प्रूव्ड है कि भाई आर्यभट्ट ने क्या किया था, बरहरी ने क्या किया था, ठीक है ना, उनके नाम पे रखिए आप ला करके। या भारत को बनाना चाहिए ऐसे, या कालिदास, हाँ, मुझे बताइए कालिदास से बड़ा लिटरेचर के अंदर क्या है? निश्चित। या महाभारत। मुझे आज एक बात बताइए, मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा ग्रंथ बता दीजिए जो ग्रंथ महाभारत की तुलना कर सकता, क्या नहीं है महाभारत की? पर उसके लिए भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को रिच है ये मानना पड़ेगा ना, तो मानना उनको। तो अगर हम वो मानना ही नहीं, अगर हम ही नहीं मानेंगे, हमें मानना पड़ेगा उससे भाई। ये देखिए ना, ये अमृता सेन वगैरह तो स्कूल से आते हैं। वो जो नेहरू ने कहा था कि जब वो फ्रेंच डेलीगेशन एक एमपीज का आया था भारत घूम घाम के, जब वापस जा रहा था तो नेहरू से बड़ी तारीफ की उसने भारतीय सभ्यता की, संस्कृति। और नेहरू ने कहा था मैं जिसको खत्म करना चाहता हूं तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। बताइए, समझा? तो जब हम खुद ही नहीं मानेंगे इस चीज को, आप देखिए ना, आज भी दुत्कार दिया जाता है, आज भी दुत्कार दिया जाता है कि आप बात करें, आप हिंदी में बात। मैं बताता हूं आपको कि मैं जब दिल्ली में आया, मैं तो मेरा माध्यम हिंदी था एमए तक, और ये नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती थी, आती थी अच्छी खासी, लेकिन लोग बाग हमें अनपढ़ समझते थे। ये मेरठ गाजियाबाद के लोग ये क्या इतिहास लिखे थे, हमारे साथ चाय पीने में दिक्कत होती थी। मैंने ऐसे प्रोफेसर देखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि अगर हम यहाँ तीन मूर्ति भवन में वो पुस्तकालय में बैठे हैं कैंटीन में, तो अगर 5 जने बैठे हैं और उसको एक पता लग गया कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, तो बाकी तीनों उसके लिए और जो बैठे हैं वहां पे वो बेकार हो गए। बाहर से ही आते हैं कैम्ब्रिज वगैरह वाले, लाइन लग जाती है इनके पीछे फेलोशिप लेने के लिए। तो ये जो मानसिकता, ये औपनिवेशिक मानसिकता को लेकर भारत सरकार भी लगातार बोलती है। इसको खत्म करने का तरीका जो है, हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर कई जगह पे अभी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो ये नोबेल प्राइज वाइज का देखिए, हर कोई जो है शिक्षा में हमारे पढ़ा देगा नोबेल प्राइज क्या है साहब, और ऐसा उसे प्रोजेक्ट करेगा कि साहब दुनिया के महानतम लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। कितने बता देंगे कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद में मलाला क्या कर रही है, या ग्रेटा क्या कर रही है, या मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है, या अमृता सेन क्या कर रहा है? कोई शिक्षक बताएगा ये हमारा? एक बेवकूफ बैठा है आपके सामने जो बता रहा है इन चीजों। आपको लगता है कोई राष्ट्रवादी विचारक को कभी नोबेल मिलेगा भारत से? अगर कोई उसमें, मैं विचार की बात कर रही थी ना कि कोई अगर, मैं कहता हूं हमें जरूरत क्या है दीप्ति जी नोबेल लेने की? हाँ, ये बात सही है, हमें अपना खुद का हमें जरूरत क्या है नोबेल लेने की? क्या है ये नोबेल? मेरे देखिए, मेरे लिए तो ईमानदारी से मैं आपको बता दूं, और एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं एक इंटरव्यू देने गया था 1980 के अंदर दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर, वो दिल्ली का सबसे बड़ा महान कॉलेज माना जाता है। तो वहां एक प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे। मेरे जाते ही वहां पे जो हेड साहब थे वो कहते हैं, डॉक्टर कपिल कुमार, यू नो वी हैव एप्लीकेंट्स हु हैव डन देयर थीसिस फ्रॉम पीएचडी एंड फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। तो मेरा दिमाग खटक गया। मैं तो गाजियाबाद में पढ़ा रहा था, शंभू दयाल कॉलेज में। तो मैंने अपनी थीसिस उठाई और टेबल पे रख दी उठा कर। और मैं कहा साहब ये बड़ी ऑब्सक्योर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी से ये थीसिस है, लेकिन इसे कंपेयर करना हो तो क्वालिटी में तुम होनालुलु या शिकागो, जिस यूनिवर्सिटी से तुम्हें करनी हो कर लो।
मैं क्यों इस कॉलोनियल हैंगओवर को समझूं? बिल्कुल आज ठीक भी है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं हम्म, जिनके अंदर ये लिखा रहता है कि पीएचडी एग्जामिनर एक विदेशी होना बहुत जरूरी है। अरे ये छोड़िए, जो यूजीसी ने एपीआई स्कीम स्कोर शीट बनाई थी, हम्म, इससे बड़ा कॉलोनियल हैंगओवर नहीं हो सकता। उसमें लिखा था कि अगर आप विदेश की पत्रिका में, जर्नल में अपना पेपर छापते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और देश भारत के उसमें छापेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। तो मैंने हंस के पूछा था उस समय यूजीसी के जो चेयरमैन थे, तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी की पत्रकारिता में अगर हिंदी का कोई शोध जर्नल काठमांडू से निकलता है या ढाका से निकलता है तो उसमें 10 नंबर मिलेंगे, और वाराणसी से जो यहाँ निकलता है या प्रयाग से जो निकलता है उसमें 5 नंबर मिलेंगे। हाँ, चेहरा उतर गया था उसको। तो ये तो हम खुद बढ़ाने वाले हैं लोग, हमारे शिक्षक, मेरी अपनी समुदाय के लोग शिक्षक इस चीज को बढ़ाने वाले तैयार हैं कि हम पीछे भागते हैं इन विदेशियों के, और विदेशियों से जो पुरस्कृत होते हैं। मैंने 2 बार जिंदगी के अंदर विदेशी फेलोशिप मना किया, और लोगों ने मुझसे कहा पागल हो गया है, मना कर रहा है। अच्छा, आप जी हाँ, इसीलिए सन 87 में और सन 88 में। आपने मैं- क्यों मना की? मेरे कारण थे क्या? भाई, मेरा रिसर्च मटेरियल सारा यहाँ पे है, तो मैंने बहुत सम्मान दिया उनको। वो प्रोफेसर नाकामुरा थे जापान के, हाँ, उन्होंने मेरी पहली पुस्तक पढ़ी थी, पब्लिशर से एड्रेस लेकर के ढूंढते हुए मेरे पास आए थे, हाँ, और मुझको 1 साल का टोक्यो में उन्होंने फेलोशिप दिया हाँ, कि आप आ जाइए। मैंने धन्यवाद कर दिया था। प्रोफेसर रोदरमेंट हाइडलबर्ग में साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर थे, उसी में मेरी पहली किताब उस प्रक्रिया में छपी है जी, भारत के साथ मिलकर के। हाँ। उन्होंने मुझे ऑफर किया हाइडलबर्ग की। वही बात है, आपने मना कर दिया, लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिए दौड़ने वाले विश्व भर में कई लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह अरे के नोबेल उदाहरण- पुरस्कार छोड़िए हाँ। तृप्ति जी, हाँ, वो छोटे छोटे, वो कैम्ब्रिज का फेलोशिप लेने के लिए, वो कौन सा है ये कौन लेने के लिए? हार्वर्ड का, कैम्ब्रिज का। मुझे मिला एक, हाँ। मुझे ऑस्ट्रेलियन अवार्ड मिला, मुझे एंडेवर अवार्ड, लेकिन मेरी थीम के ऊपर मिला, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए, कॉन्वेक्ट हेरिटेज टूरिज्म पे। और उसकी वजह थी ये कि जो कॉन्वेक्ट सोसाइटी अंग्रेजों ने बनाई थी, मैं उस पर शोध करना चाहता था। बिल्कुल ठीक है। और आज के हमारे इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो नोबेल प्राइज विजेता होते हैं, ये कितने शांति प्रिय होते हैं, इनकी असलियत भी पूरी देश और दुनिया के सामने आनी चाहिए। आपने बहुत खुल के इस पर बातचीत की और खुल के बताया कि नोबेल का खेल क्या है ये पूरा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप सभी को ये भी बता दें कि प्रोफेसर कपिल कुमार जी का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको इस तरह की बहुत जानकारियां मिलेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि उसको सब्सक्राइब भी ट्विटर करें। के ऊपर मैं बहुत एक्टिव रहता हूं। ट्विटर भी, हाँ सर, रोज आपका जो ट्विटर है, हैंडल हम अभी आपको बहुत सिंपल है, डिस- प्रॉफ कपिल कुमार डिटरमिन्ड हिस्टोरियन है, आपको डिटरमिन्ड साथ में एस्टिस्ट करके, जी बिल्कुल, तो ये आप देख भी उस पे सकते रहता हैं। है। जी, तो आप यहाँ पर आए प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आपने चर्चा की और हमेशा की तरह कुछ नई जानकारी भी मिली और खुलकर बात हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।